गांव की बहू के 100 काम वर्सेस शहरी बहू का 1 काम। कपड़े भी बुढ़िया सास धो रही है, उस महारानी ने तो कर दिया अपना दिन का बस 1 काम और हो गई फ्री। अरे ये भी भला कोई बात हुई कि घर की बहू बस 1 काम करे। मेरी बहू की देही में तो जान ही नहीं। एक तरफ ये शहर की खोखली लड़की तो दूसरी तरफ है मेरी गांव की तगड़ी बहू। उससे कितने ही काम करवा लो, मजाल नहीं कि वो हाय भी निकाल दे। माधुरी ऐसे ही कपड़े धोते हुए अपनी बहू के ऊपर गुस्सा कर रही थी। माधुरी शहर में आकर बसी हुई गांव की औरत थी जिसकी 2 बहुएं थी। एक बहू शहर में रहती थी और दूसरी गांव में ही रहती थी। माधुरी की शहरी बहू कामचोर थी। वो बस दिन में एक ही काम करती और उसी में बुरी तरह से थक जाया करती थी। ऐसे ही अगले दिन मैंने खाना बना दिया, अब तो मुझे थकान हो रही है, मैं कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। पूजा सिर्फ खाना बनाने के बाद अपने कमरे में गई और आराम से बेड पर लेट गई। तभी उसके पास उसकी नंद आई। भाभी भाभी क्या कर रही हो? मेरा कॉलेज का प्रैक्टिकल है, आप मेरी उसे पूरा करवाने में हेल्प कर दो ना। उषा, मैं अभी अभी खाना बना कर आ रही हूँ और काफी थक गई हूँ। खैर बनवा दूंगी, लेकिन तुम्हें भी फिर बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या भाभी? मैंने बताया ना कि मैं थक गई हूँ, तो बस मेरा एक काम कर देना। किचन में बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं तो तुम बर्तन साफ कर दो। ठीक है, मैं अभी बर्तन साफ करके आ रही हूँ, उसके बाद आप बनवा देना। उषा ऐसे बोलकर रसोई में बर्तन साफ करने को चली गई। अभी वो खड़ी हुई ढेरों बर्तन धो ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी माँ आई। क्या कर रही है बेटा? अभी अभी तो तू कॉलेज से ही आ रही है। माँ, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। भाभी ने बोला मुझे कि बर्तन साफ कर दो तो फिर वो मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करवा देंगी। कितनी शर्तें हैं इस निकम्मी बहू की हर काम में। दिन में अगर खाना भी बना देती तो इसे लगता है कि हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। माँ, मेरा भी जरा भी मन नहीं था बर्तन धोने का, लेकिन मैं भाभी को जानती हूँ, वो मुझसे ये काम करवाती, इसीलिए मैं धोने आ गई। अब मैं बस क्या ही बोलूं, तेरी भाभी की बातों पर तो मेरा खून खौल जाता है। मैं तो सोच रही हूँ कि तेरे ये प्रैक्टिकल वगैरह निपट जाए तो फिर पूरे परिवार को लेकर अपने गांव जाऊं, अपने पुराने घर में। वहां जब ये अपनी जेठानी को काम करता हुआ देखेगी तब इसे समझ आएगा कि मेहनत किस चीज का नाम है। माधुरी ऐसे ही बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसकी ये सारी बातें रसोई के दरवाजे पर ही खड़ी पूजा ने भी सुन ली थी। ऐसा क्या करती हैं संगीता भाभी जो माँ को उनके इतने चर्चे करने होते? ठीक है, मैं भी गांव जाऊंगी और देखूंगी अपनी भाभी जी का काम। सभी ने गांव जाने का मन बना लिया। बस फिर क्या था, उषा के प्रैक्टिकल खत्म हुए और उसकी कॉलेज की छुट्टियों में पूरा परिवार गांव जाने को निकल गया। कुछ देर गाड़ी के सफर के बाद ही शहर का रास्ता खत्म हो गया और फिर गांव का रास्ता शुरू हुआ। व्हाट द हेल, कितना खराब रास्ता है। चुप कर बहू, ऐसे आड़े टेढ़े रास्तों का भी अपना ही मजा है। माँ, पूजा क्या जाने इन रास्तों के बारे में, इसका तो ज्यादातर वक्त शहर में ही गुजरा है ना। हाँ वैसे वो बात तो है। माँ देखो, गाड़ी से अब हमारा गांव दिखना शुरू हो गया। देखो, मुखिया जी के खेत आ गए। ये मुखिया जी के खेत हैं? हाँ वैसे हैं तो ये वही। जी माँ देखो, हमारी गाड़ी के पीछे से तांगा आ रहा है। अरे हाँ, वाह, मेरे गांव में तो कुछ नहीं बदला है। माँ, अभी गाड़ी को रोकना पड़ेगा क्योंकि सामने से बैलगाड़ी आ रही है। विशाल ने अपनी गाड़ी को साइड लगाया और फिर वो गाड़ी को रोककर कुछ देर बाद आगे बढ़े। गांव की सड़कें और नजारे देखकर पूजा के सिवाय पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हुआ। कुछ ही देर में वो लोग अपने ऐसे ही गांव वाले घर के पास भी पहुंच गए, जहां गाड़ी से निकलते ही माधुरी ने गहरी सांस ली। मेरे गांव की खुशबू। मुझे तो गोबर की बदबू आ रही है। मेरा घर, मेरी गंगा, सब कुछ आज भी मेरे बेटे ने वैसे ही रखा हुआ है। ऐसा भी क्या है इस जगह में? अरे अरे, मेरी माँ जी आ गई। आइए माँ जी, अंदर आइए। बहू, मेरी बच्ची कैसी है तू? भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सभी अंदर चलिए। संगीता सभी को अपने घर के अंदर ले आई, जहां घर को देखकर माधुरी खुश होने लगी। हाय, मेरे घर में उगा हुआ नीम का पेड़ और साइड में ये क्यारी कच्चा आंगन और ये एक पक्का कमरा। मुझे तो मेरी शादी के दिन याद आ रहे हैं। सच में मेरे बेटे ने कुछ नहीं बदलवाया। कैसे बदलवा देता? मेरे माँ बाबा की यादें इस घर से जो जुड़ी हुई हैं। कुणाल, मेरा बच्चा। माधुरी अपने गांव के बेटे और बहू से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुई। ऐसे ही उसने अपना घर वगैरह देखा, जिसके बाद संगीता बोली, माँ, पूजा, उषा और देवर जी आप लोग बैठिए। मैंने आप लोगों के लिए छाछ बना कर रखी, मैं लेकर आती हूँ। और उसके बाद खाने में आलू के चंदे, साथ में सरसों का साग, उबले हुए चावल, रायता, अचार, पूरी और मीठे में आलू का हलवा भी तैयार है। बहू, तूने इतना कुछ क्यों बनाया?
इतना कुछ कहाँ है माँ, आप लोग पहले छाछ पी लीजिए, उसके बाद खाना खा लेना। संगीता ऐसे बोलकर सभी के लिए बड़े बड़े गिलासों में छाछ ले आई, जिसको पीने के बाद सभी ने खाना खाया और खाना खाकर वो सभी लेट गए कि तभी बहू कहाँ जा रही है, आकर तू भी आराम कर ले। आराम नहीं माँ जी, मैं आराम नहीं करूंगी, मुझे अभी कुणाल जी के साथ खेतों में थोड़ा सा काम करवाना है। तुझे थकान नहीं होती है? नहीं माँ जी। संगीता ऐसे बोलकर खेतों में काम करने को लग गई। फिर शाम को घर आकर उसने सभी के लिए शाम में ढेरों पकवान बनाए। वैसे कुछ भी कहो, मेरी बहू संगीता का तो जवाब ही नहीं है। हर काम हवा की रफ्तार से भी पहले कर बैठती है। बस अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है माँ जी का यहाँ आकर। माँ जी मुझे तो भूल ही गई हैं। लगता है कि अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा जो माँ जी को संगीता भाभी बुरी लगने लगे और मैं उनकी नजर में अच्छी बन जाऊं। पूजा मन बना चुकी थी कि अब वो अपनी भाभी को बुरा बनाएगी। आज के दिन तो सभी सो गए, लेकिन सुबह के 5 बजे ही संगीता की छत पर मुर्गे ने बोलना शुरू कर दिया। दिन निकल गया, चलो अब उठ जाती हूँ। मेरी गंगा को भी भूख लगी होगी और मुझे सभी के लिए नाश्ता भी बनाना है। संगीता ऐसे बोलकर उठ गई और सबसे पहले उठकर उसने सूर्य देव की पूजा की। पूजा के बाद गंगा, ओ मेरी गंगा, तुझे भूख लगी है, ले चारा खा ले। संगीता ने अपनी गाय को चारा दिया, जिसके बाद वो उसका दूध काटने को बैठ गई। इतने में ही बाहर माधुरी उठकर आ गई। बहू क्या कर रही है, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? माँ जी मैं तो ऐसे ही उठ जाती हूँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आप सो जाओ, अभी कुछ देर में मैं आप सभी को उठा दूंगी। माधुरी संगीता की बात सुनकर सोने चली गई। सभी शहरी सो रहे थे कि तभी वहीं गांव की मेहनती बहू ने दूध काटने के बाद अपनी गाय का घर साफ किया। उसे साफ करके संगीता ने गंगा को नहलाया और फिर उसके गोबर से उपले बना दिए। इसी सब में दिन सा चढ़ गया, जिसके बाद वो सभी के लिए नाश्ता बनाने आ गई। भाभी मेरा आपके हाथ की लस्सी पीने का मन है, मुझे नाश्ते में लस्सी देना। और मुझे भी भाभी, मैं भी लस्सी ही पीऊंगा। बहू मुझे तो चाय ही देना, मैं चाय ही पीऊंगी। जी मैं सभी की पसंद का नाश्ता बना दूंगी। तुम बताओ पूजा, तुम क्या खाओगी या पियोगी? मैं लेमन जिंजर टी पीऊंगी। आपको बनानी तो आती नहीं होगी। नहीं नहीं मैं बना दूंगी, मुझे पता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। हमारे गांव में उसे अदरक नींबू का काढ़ा कहते हैं। संगीता की बात सुनकर पूजा बस चुप सी रह गई, लेकिन अब वो और ज्यादा चढ़ गई थी। संगीता ने सभी को नाश्ता बनाकर दिया, जिसके बाद वो सभी गांव घूमने को निकल गए और इतने में मेहनती बहू ने सारे घर की सफाई कर दी। अब सभी बस आने ही वाले होंगे तो खाना बना देती हूँ। संगीता खाना बनाने चली गई। इतने में ही सब भी लौट आए और पूजा के मन में शैतानी आ गई। मौका अच्छा है, आज का खाना मैं खराब करूंगी। पूजा ने खाना खराब करने की ठान ली। वो रसोई में आ भी गई कि तभी रसोई में संगीता आ गई और उसका प्लान फेल हो गया। ऐसे ही शाम के वक्त आज तो मैं ये सारा कमरा गंदा कर दूंगी, फिर माँ जी को पता चलेगा कि उनकी बहू कितनी कामदार है। पूजा ने ऐसे बोलकर कागज से कूड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसी वक्त उसे माधुरी ने देख लिया और उसने उसी से सफाई करवाई, जिससे पूजा थक गई और फिर सारा दिन वो कुछ नहीं कर पाई। ऐसे ही सिलसिला चला और अब परिवार के जाने का वक्त था। अब हमारा जाने का दिन करीब है, कल हम चले जाएंगे, लेकिन ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। सही कहा, लेकिन जाते जाते भाभी ये लो दूध पियो, सारा दिन आप इतनी मेहनत करती हो, पी लो। पूजा ने रात के वक्त संगीता को नींद की दवाई घोलकर दूध में पिला दी, जिसका नतीजा ये आया कि संगीता की सुबह आंख नहीं खुल पाई और वो सभी के जाते वक्त ही उठी, जिससे कि उसे रोना आ गया। रो मत मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, कभी कभी थकान से नींद आ जाती है। माँ जी मैं आपके लिए आखिरी दिन खाना भी नहीं बना पाई। कोई बात नहीं, चल चुप हो। माधुरी ने काफी देर तक संगीता को चुप किया, जिसे देखकर पूजा का भी मन भर आया और उसे अपनी कामचोरी का भी एहसास हुआ। बस फिर क्या था, उसी दिन से पूजा सुधर गई और सभी फिर शहर में भी खुशी खुशी रहने लगे। अरे उठ जा, सुबह हो गई। अगर तू ऐसे ही ससुराल में भी बालकनी पर इतनी लेट तक सोती रही तो तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? माँ बालकनी पर सोने में मुझे सुकून मिलता है, अब जिसको जो सोचना है वो सोचे, मैं तो बालकनी पर ही सोऊंगी। हे भगवान, कैसे समझाऊं इस लड़की को? इसकी गंदी आदत की वजह से लोग मुझे ताने देते हैं। मुझे तो डर लगता है ससुराल में इसका क्या होगा। सपना की माँ हमेशा सपना की वजह से परेशान रहती हैं। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द सपना की शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही दिनों बाद अमित, हमारी शादी को 4 दिन हो गए हैं और 4 दिनों से मैं सही से सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए आज मुझे मेरा बिस्तर दो, मैं बालकनी पर सोऊंगी। अरे सपना, अगर घर वालों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? इसी चक्कर में तो मैं 4 दिनों से कमरे में ही सही से सो नहीं पाई। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सोने दो।
इतना बोलकर सपना बिस्तर छीनकर बालकनी में जाकर बिस्तर लगाकर लेट जाती है और आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब सपना की जेठानी खुशबू पौधों को पानी देने आती है तो वह देखती है कि बालकनी में सपना आराम से सो रही है। ये देख वह हैरान हो जाती है और अपनी देवरानी को उठाते हुए उससे बोलती है, अरे देवरानी जी, तुम बालकनी में सो रही हो, सब ठीक तो है? देवर जी ने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं देवरानी जी, सब ठीक है। भला अमित जी मुझे क्या ही बोलेंगे। वो तो कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बालकनी पर आकर बैठ गई और कब आग लग गई पता ही नहीं चला। अच्छा आप पौधों को पानी दीजिए, मैं तैयार होकर नीचे नाश्ता बनाने जा रही हूँ। सपना बहाने बनाकर नीचे चली जाती है, पर यह सब देख खुशबू भागते हुए अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास के कान भरना शुरू कर देती है। माँ जी, मैं कहती थी ना, देवर और देवरानी जी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोनों अलग अलग सो रहे थे। मैंने अपनी इन चील जैसी नजरों से देखा है, देवरानी बालकनी पर सो रही थी। खुशबू बहू, तो इस घर की बहू है ना कि जासूस, इसलिए जासूसी करना छोड़ दे। मेरे बेटे बहू के बीच कुछ नहीं हुआ है। मत मानिए माँ जी, कल को जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा ना तब पता चलेगा आपको। खुशबू अपनी सास को पूरा भड़काने की कोशिश करती है, पर सुमित्रा अपनी बहू की बातों में नहीं आती और अगली रात एक बार फिर सपना रिश्ता लेकर बालकनी पर सोने के लिए चली जाती है। और ये देखा अमित उसके सामने हाथ जोड़कर उससे कहता है, अरे मेरी माँ, आज तुम फिर यहाँ पर बिस्तर लगाकर बैठ गई। अगर फिर से भाभी ने देख लिया ना तो घर में कलेश मच जाएगा। अमित, अगर इस बार घर में कलेश मचा तो मैं सबसे कह दूंगी कि मुझे बालकनी पर ही नींद आती है और मैं कहीं भी सो, लोगों को मुझसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे कमरे में बहुत मच्छर और तुम खर्राटे भी बहुत मारते हो, मुझे नींद नहीं आती है। बेशरम औरत, थोड़ी तो शर्म कर ले। बालकनी पर सोने के चक्कर में सफेद झूठ बोले जा रही है। तुम्हें यहाँ सोना है, तुम सो जाओ, पर बात बढ़नी नहीं चाहिए। अमित सपना की खुशी के लिए उसे बालकनी पर सोने की इजाजत दे देता है और सपना आराम से सो जाती है। पर अगली सुबह जब किसी काम से खुशबू बालकनी पर आती है तो वो एक बार फिर अपनी देवरानी को बालकनी पर सोता देख अपनी देवरानी को उठाते हुए उससे कहती है, देखो देवरानी जी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कल रात को भी तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी। तुम देवर जी की वजह से परेशान हो ना? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, देवर जी को तो मैं सुधार दूंगी। भाभी, आप मुझे तब सुधारोगे ना जब कुछ गलत हुआ होगा। आप तो जानते हैं कि मुझे खर्राटे मारने की आदत है और मेरी बीवी की नींद बहुत हल्की है। वो सो ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने ही उसे बोला बालकनी पर सोने के लिए। ये लोग चाहे मुझसे कितना ही झूठ क्यों ना बोले, सच तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। खुशबू बहुत अच्छे से जानती थी कि सुमित्रा उसकी बात पर विश्वास तब तक नहीं करेगी जब तक उसके पास सबूत नहीं होगा, इसलिए अब वह अपनी नंद काजल के कान भरती है। अरे काजल, तुम्हारी दूसरी भाभी तो इस घर को तोड़ने के लिए आई है। जब से शादी हुई है तब से बालकनी पर ही सोती है और पूछो तो कहती है सब ठीक है। अब तुम ही मेरा साथ दे सकती हो। हमें सपना और अमित पर नजर रखनी होगी ताकि हम जान सके उन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। ऐसा मत बोलो भाभी, उन दोनों की अभी नई नई शादी हुई है। शादी होते रिश्ता टूट गया तो हमारी बदनामी होगी। अब आप अकेली नहीं है, मैं भी आपके साथ नजर रखूंगी उन पर। सपना बालकनी पर सोई थी, इसलिए सबको अब गलतफहमी शुरू हो जाती है कि अमित और सपना के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। समय यूं ही बीतता है और आए दिन सपना को बालकनी पर सोता देख अब काजल को भी शक होने लगता है और वह भी इस बारे में अपनी माँ से बात करती है। माँ, मुझे लगता है बड़ी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आखिर ऐसी भी क्या परेशानी कि रोज रोज भाभी बालकनी पर सोती हैं? माँ जी, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कल खुद देख लेना अपनी बहू को बालकनी पर सोते हुए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी खुद ब खुद हो जाएगा। अगर तुम दोनों इतना बोल रही हो तो मैं खुद देखूंगी। अगर कुछ दिक्कत चल रही होगी तो मैं अपने बहू बेटे के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी और उनसे बात करूंगी। आखिर सुमित्रा खुशबू और काजल की बातों में आ ही जाती है और अगली सुबह खुद जल्दी उठकर बालकनी पर आती है, पर इस बार उसे बालकनी पर कोई नजर नहीं आता और ये देख सुमित्रा अपनी बड़ी बहू और बेटी के कान खींचते हुए उनसे कहती, घर की शांति तुम दोनों को अच्छी नहीं लग रही जो मेरे कान भर रही थी। सब कुछ ठीक तो है मेरे बहू बेटे के बीच। क्या हुआ माँ जी, अब जेठानी जी और नंद जी के कान क्यों खींच रही हैं? आखिर अब कौन सी गलती कर दी इन दोनों ने? बहू अब गलती करेंगी ये दोनों तो सजा तो मिलेगी ही ना इन्हें। इन लोगों ने हद कर दी। खैर अब मुझे समझ आ चुका है कि सब कुछ ठीक है, पर फिर भी मैं तुम्हें समझा देती हूँ। शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता बहुत कमजोर होता है। अगर कुछ भी अनबन हो तो आपस में सुलझा लेना, पर मन मुटाव लेकर मत सोना। और तुम दोनों यहाँ से चलो, घर के कामों में लगो। अपनी जेठानी और काजल की हालत देखकर सपना की हंसी निकल जाती है। तभी वहां अमित आता और उससे कहता है, तुम जरा हंसना बंद करो। अगर माँ को पता चल जाता कि तुम बालकनी पर सोती हो तो उन्हें भाभी और काजल की बातों पर भी विश्वास हो जाता और आज बात हमारी डिवोर्स की हो जाती। और आज जो उन्हें भाभी और काजल को बहुत सजा दी है वो तुम्हें और मुझे मिलती। वो तो अच्छा है कि कल मैंने माँ की और भाभी की बातें सुन ली और सुबह होने से पहले तुम्हें उठा दिया।
अच्छा ठीक है ना, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। अब मेरे पति हो तो इतना तो कर ही सकते हो, पर हम सबसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं सबको सच बता दूंगी। अगर कभी किसी को पता चला कि मुझे बालकनी पर सोने की आदत है, कमरे में मुझे नींद नहीं आती है। घर वालों को तो समझा लोगी, पर समाज का क्या करोगी? इस तरह अमित और सपना एक बार फिर अपना सच छुपा लेते हैं, पर सच छुपाए नहीं छुपता। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा को नींद नहीं आती, इसलिए वह हवा खाने के लिए बालकनी पर जाती है और तभी उसकी नजर अपनी बहू के कमरे की बालकनी पर पड़ती है और वो देखती है कि सपना बालकनी पर सो रही है। ये देख उसके होश उड़ जाते हैं और वह अगली सुबह अपनी बहू बेटे को खड़ा कर उनसे सवाल जवाब करने लगती है। आज कोई झूठ नहीं चलेगा तुम दोनों का। अगर तुम दोनों को एक साथ नहीं रहना तो मुझे बता दो, मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। पर ये बात घर से बाहर जाए या कोई और बहू को बालकनी पर सोते देखे, मुझे मंजूर नहीं। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है माँ जी। तो कैसा है देवरानी जी, बता दीजिए ना। आपकी वजह से उस दिन पहली बार माँ जी ने मुझे डांटा और मेरे कान मोड़े। माँ जी आज आप इसे मुर्गा बना ही दीजिए। माँ जी अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मुझे मुर्गा बनाकर गली में भगा देना, पर मैं सच बोल रही हूँ। हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। वो तो मुझे बालकनी पर सोने की आदत है, पर अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं कमरे में सोऊं ताकि घर की इज्जत घर में ही रहे। बहू मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर अब मैंने तुम्हें कभी बालकनी पर सोते हुए देख लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे के साथ खुश नहीं हो। अपनी सास की बात सुनकर सपना को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में सोने की आदत बनानी शुरू कर देती है। और अगर कभी कमरे में नींद नहीं आती तो अमित भी उसकी मदद के लिए उसके साथ बालकनी पर सो जाता ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना हो।